क्योंकि एक कहावत भी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजत सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो मेरे को ये काफ़ी दिल पे ये बिलोंग करता है। यही बोलना चाहूँगा कि बहुत परेशानी मैथमेटिक्स में आती है, क्योंकि इसी सेट में 33% होना लाना ही काफ़ी होता है। सर आपका नाम क्या है? जी संजय कुमार। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जी मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया हुआ है प्लस एमकॉम किया हुआ है, और एमए मेरा इंग्लिश से हो चुका है, बट हिंदी से मैं अब दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है यूपीएससी में, तो हिंदी एमए भी कर रहा हूँ। आपका कौन सा अटैम्प्ट है और कौन सा इंटरव्यू है? मैम ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और ये फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। इससे पहले आपने 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो 2 अटैम्प्ट में सर आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया? मैम मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेंस में थोड़ी परेशानी आ रही थी मेरे को, और क्योंकि मैं नोट्स वगैरह पे बिलीव नहीं करता, मैंने बुक्स पे ही इसकी हिस्ट्री के नोट्स वगैरह बनाए हुए थे। तो इस टाइम मैंने क्या किया कि नोट्स वगैरह मैंने बनाए काफ़ी, तो उन्हीं को रिवाइज़ किया मैंने काफ़ी। सर जैसे कि आपने बताया मेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसमें आपने कैसे इम्प्रूव किया? मैम मैंने बार बार रिवीजन किया, रिवाइज़ किया, प्लस करंट अफेयर में काफ़ी मैंने जोर दिया। और इस बार मैंने शायद बोलना चाहिए कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी इस टाइम, तो मैंने कोचिंग पे ज़्यादा जोर दिया जी। और बार बार रिवीजन से प्लस मेंस आंसर राइटिंग से मैं शायद यहाँ तक पहुँचा। इसका मतलब सर आपने पहले सेल्फ स्टडी की थी, अब आपने कोचिंग ज्वाइन की है, तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है? जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट करते हैं उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी ये सब पहले मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बट ऑप्शनल मैंने दृष्टि आईएएस से किया था, हिंदी लिटरेचर चूँकि मेरा ऑप्शनल है। तो मैंने सेल्फ स्टडी से पता नहीं लग पाता है कि आप सही पाथ पर हो या नहीं हो, बट इसी वजह से क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पाथ से डिफ़र हो जाता था, भटक जाता था पाथ से मीन्स की तैयारी करते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं कोचिंग ज्वाइन करता हूँ। तो कोचिंग में क्या होता है कि आपको बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ाते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव आपसे तैयारी कराते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपको कोचिंग ही ज्वाइन करनी चाहिए, बट मेरे मैटर में ऐसा था कि शायद मेरे को कोचिंग ज्वाइन करनी मस्ट थी। वैसे कोचिंग से आपको कितना बेनिफिट हुआ? मैम कोचिंग से मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि जिस पाथ में मैं नहीं जा पा रहा था, जहाँ तक मैं नहीं सोच पा रहा था, वो शायद कोचिंग से मेरे को बेनिफिट मिला। वही मेरा दृष्टि आईएएस से मैंने ऑप्शन किया था, उससे हुआ। वही मैंने अभी बाजीराम से कोचिंग की है मैंने इंग्लिश मीडियम पे, बट मेरा मीडियम हिंदी था, तो मेरे को बाजीराम से काफ़ी हेल्प मिली मेंस में। आपका हिंदी मीडियम है, राइट सर? जी मैम। तो सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को किन प्रॉब्लम का सामना किया जाता है? मैम हिंदी मीडियम वाले के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि तैयारी के लिए उसके लिए पूरा मटेरियल वगैरह नहीं मिल पाता है। सपोज़ फॉर अगर आप जियोग्राफी में आप तैयारी करते हैं तो जीसी लॉन्ग वगैरह होती है, स्पेक्ट्रम वगैरह होती है, तो उसमें वोकेबलरी वगैरह में काफ़ी डिफर आ जाता है। बट हिंदी मीडियम में अगर वही चीज़ ट्रांसलेशन करने के बाद में होती है तो उसका मेन कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो मेरे को लगता है हिंदी मीडियम वाले को ये परेशानी होती है। सेकंड परेशानी उसकी जो होती है वो राइटिंग में होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला जितने टाइम में 1 पेज भरेगा, वही इंग्लिश मीडियम वाला 2 से 3 पेज भर के चले जाता है। यस सर जैसे कि आपने बताया हिंदी मीडियम वालों को रिसोर्सेज सिलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने रिसोर्सेज कैसे सिलेक्ट किए? मैम जब मैं यूपीएससी की तैयारी में आया था तो पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक लिस्ट बनानी है मेरे को, बुक्स वगैरह की लिस्ट बनानी है, उसी पे स्टिक रहना है मेरे को। तो वही मैंने अभी तक उसी पे स्टिक रहा था, बट जो मेरे कोचिंग में अलग से पढ़ाया जाता था तो मैं उन रिसोर्सेज पे अलग से थोड़ा स्टिक रहा था। यही मेरा थोड़ा डिफर था। सर हिंदी मीडियम वालों को प्रीलिम्स में सी सेट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो सर सी सेट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की, और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? जी मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत परेशानी मैथमेटिक्स में आती है, क्योंकि इसी सेट में 33% होना लाना ही काफ़ी होता है। तो मेरे हिसाब से आपको सभी टॉपिक्स नहीं करने के बदले आपको जो जिसमें आप बेहतर हो, जो आपके लिए बेस्ट हैं, 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे आप निकाल लीजिए, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए आप। इसके अलावा इंग्लिश पे थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा मैम, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। प्लस रीजनिंग अगर आपसे अच्छी पकड़ है तो मैम 33% कोई भी लेके आ सकता है, तो सी सेट इतना टफ नहीं है। जैसे प्रीलिम्स की जब आपने प्रिपरेशन की थी तो स्टार्टिंग आपने कैसे की थी? मैम प्रीलिम्स की जो मैं तैयारी की थी, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी थी। एनसीईआरटी के साथ में मैंने जो मॉडर्न एडवांस बुक्स होती हैं उनको पढ़ा था, जिसमें पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी चूँकि मैंने मृणाल सर से किया था, सिर्फ उन्हीं पर स्टिक रहा था। इसके अलावा हिस्ट्री होता है, ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर होता है, नितिन गानिया से मैंने पढ़ा था। तो
कुछ 4 से 5 टॉपिक्स बुक्स वगैरह पे या टॉपिक्स पे ही मैं स्टिक रहा था, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गया था। इसके अलावा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा विज़न आईएएस के मतलब जो पीटी के मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाए थे, विज़न आईएएस और दृष्टि आईएएस के। जी वो नोट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे? मैम नोट्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं बार बार रिवीजन करने के लिए अगर आप एक बुक लेते हैं, नोट्स ही नहीं बनाते, तो आपको आई थिंक 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसी बुक्स को रिवाइज़ करने में। बट अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उन्हीं नोट्स को आप 4 से 5 घंटे में रिवाइज़ कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि सर आपने बताया कि एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं तो उनको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना कंपलसरी होता है या स्टैंडर्ड बुक डायरेक्ट पढ़ सकते हैं? नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना मैम मेरे हिसाब से मस्ट है, और ये नहीं कि 6 to 12 आप पढ़ रहे हैं, आप 9 to 12 भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके नॉलेज बेसिक नॉलेज अगर सही है तो 9 से 12 भी आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आपको 6 से ही पढ़ना है। सर जैसे कि मेंस के बारे में बात की जाए तो मेंस में जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो अपने आंसर को किस टाइप से लिखें और किन क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करें जो आंसर है जो हमारा अट्रैक्टफुल दिखे? मैम ये तो मानने वाली बात है कि आपको बेस्ट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप जिसकी मॉक्स वगैरह लगाते हैं, जैसे मैंने मॉक्स वगैरह लगाए थे, विज़न के मॉक्स वगैरह किए थे मैंने, तो उसी में मेरे को कुछ कमियाँ अपनी महसूस हुई थी, क्योंकि मैं ग्राफ वगैरह नहीं बना पाता था। ग्राफ बनाने में मेरे को परेशानी आ रही थी, और 7 से 8 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग होती है हमारी, तो मैं उसको नहीं कर पा रहा था। बट मॉक टेस्ट से पता लगा मेरे को कि ये कहीं ना कहीं मेरे को करना चाहिए, तो मैं अपनी हैंड राइटिंग ज़्यादा सुधारी, मैंने स्पीड मैंने इंक्रीज़ की अपनी, प्लस जो ग्राफ वगैरह थे उन पे ज़्यादा मैंने काम किया, और प्लस जो फैक्टर्स थे, और फैक्टर्स आपको पता लगेंगे जो आप करंट अफेयर्स से अवेयर रहोगे, तो फैक्टर्स जितने से जितने ज़्यादा आप हो सके उसमें ऐड कीजिए, तो आई होप कि इससे आपका मेंस हो सकता है। सर जैसे कि मेंस की जब आंसर राइटिंग हम लिखते हैं, आंसर लिखते समय जब पूरे 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है सर, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, तो सर पहले कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए? मैम ऐसा करके कि कौन सा पहले करना चाहिए कौन सा सेकंड करना चाहिए, इससे मैम शायद आप ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आई थिंक 2 से अगर 3 मिनट भी अगर आपने वेस्ट किया तो आई थिंक आधे से एक क्वेश्चन आप लिख सकते थे। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लिखना ही शुरू किया था मैंने, क्योंकि मेरे को लिखना 20 ही क्वेश्चन थे। मैंने यही तय करके गया था घर से कि मेरे को 20 ही करने हैं, चाहे कैसे भी आते हैं मेरे से, उनमें फैक्टर्स वगैरह उसी में ऐड करना है मेरे को। सो दैट्स वाई आई चूज़ 1 to 20। सर जो क्या कहते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय कई बार गलतियां कर देते हैं जो उनको चेंज करना पड़ता है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो अच्छे से सिलेक्ट कर पाए? मैम जब मैंने ऑप्शनल अपना सिलेक्ट किया था तो सिलेक्ट करने से पहले ही मैंने 4 से 5 ऑप्शन मैंने निकाले थे, जिसमें मेरा हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, सोशोलॉजी था, हिंदी था, और एक और था, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ अभी। तो मैंने सभी को पढ़ा, सभी को पढ़ने के बाद में मैंने क्वेश्चंस PYQs वगैरह देखे, तो मैं सबसे ज़्यादा सहज हिंदी ऑप्शनल में हो रहा था अपने लिए। प्लस हिंदी ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप GS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको उसे पढ़ने के बाद में रिलैक्स फील हो। तो जब भी मैं मेंस की तैयारी करता था, उसके बाद में जब ऑप्शनल पढ़ाई करता था, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चलता था, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था कि हाँ अब ऑप्शनल में मेरे को अच्छा लगेगा, मीन्स कि अच्छा फील होता था मेरे को। तो ऑप्शनल आई थिंक अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग या आपके जो आपको क्या पसंद है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना चाहिए, ना कि मार्क्स वगैरह के लिए चूज़ करना चाहिए, ये बोलना चाहूँगा। सर ओवरऑल अगर बात की जाए कि यूपीएससी का जो आपने एग्ज़ाम दिया, आपका ये ड्रीम बचपन से था या कहीं से आप मोटिवेट हुए? नहीं मैम, बचपन से ड्रीम तो नहीं था मेरा ये। मैम कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए मेरे साथ में कि 2017-18 के आसपास कि मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो आई थिंक मीन्स कि कहीं से हमारी हेल्प नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ से मेरे को इसकी मोटिवेशन मिली कि अगर जो मैं इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना परेशान हो रहा हूँ, तो वही एक गरीब बेचारा बहुत परेशान होता होगा। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली कि मैं भी यूपीएससी करता हूँ, और प्लस अगर किसी गरीब की हेल्प कर सकता हूँ मैं, तो काफ़ी होगा मेरे लिए। सर अगर इंटरव्यू के बारे में बात की जाए तो आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? मैम इंटरव्यू के बारे में मैंने अपने डेफ पे काम किया, मेरी जो हॉबी वगैरह थी, प्लस जो करंट अफेयर था मैंने उस पर काफ़ी काम किया मैंने अपना, प्लस अपने पर्सनल लाइफ से जो जुड़े हुए मेरे क्वेश्चंस वगैरह थे, ठीक है, उस पर ज़्यादा ही मैंने वर्क किया। सर आपका इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? मेरे ठीक है, जैसे कि अभी जिसकी रशिया यूक्रेन वगैरह से जो वो चल रहा है, ठीक है ना, क्राइसिस चल रहा है हमारा, प्लस मेरे लाइफ से रिलेटेड थे कि जैसे कि मैंने अभी तक एज मेरी 30+ हो चुकी है, बट मेरी एज शादी वगैरह नहीं हुई है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सर आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? यस मैम, मेरी हॉबी चेस खेलना है, तो चेस पे क्वेश्चन पूछा था जी। सर आपके ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया? जी, ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे।
सर ऑप्शनल से क्या क्वेश्चन पूछे गए और आपका क्या रिस्पॉन्स था? ऑप्शनल से मेरे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थे जो दबे कुचले जो वर्ग है उन पे क्वेश्चन पूछे थे कि जो लेखक हैं उन्होंने इस पे अपनी कैसे व्यूज़ दिए हुए हैं। जैसे कबीरदास जी ने कुछ कहा है या तुलसीदास जी ने कुछ कहा है दलित वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, तो उस पर क्वेश्चन पिटअप हुआ था। सर ओवरऑल अगर आपके इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा था। सर कई बार क्या होता है जैसे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार हेजिटेशन भी होती है, तो आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? मैम हेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी मेरे को, बट मैंने सोचा कि हेजिटेशन के बावजूद भी मुझे करना ही है, इसको फेस ही करना है, तो मैंने कैसे भी करके खुद पे ओवरकम किया और मैंने इंटरव्यू को फेस किया। सर यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, तो जर्नी के दौरान कभी कभी क्या होता है डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो मोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते थे? मैम जैसे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जब अपने पेरेंट्स को देखता था, क्योंकि मैं इतनी एज का हो गया, तो मैं जॉब वगैरह मैक्सिमम नहीं कर रहा, क्योंकि जॉब वगैरह से मैंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी। तो मेरे पेरेंट्स जब ड्यूटी पे जाते हैं, जॉब वगैरह पे जाते हैं, तो वहीं से मोटिवेशन मिलता है कि अब बहुत हो गया, अब शायद उनको आराम देने की ज़रूरत है, तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन काफ़ी मिलता है। सर इसका मतलब आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रही है इसी के साथ? बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है मेरी फैमिली। ओके सर अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम में, जो भी आपने 2 अटैम्प्ट दिए पहले, तो 2 अटैम्प्ट के दौरान नहीं हो रहा था, तो भी आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला और कि नहीं मुझे फिर एग्ज़ाम देना है? कभी क्या होता है लोग स्किप कर देते हैं, तो स्किप सर आपने नहीं किया, क्या रीज़न था? मैम क्योंकि मेरे को स्टिक ही रहना था, मेरे को सफल ही होना था, कामयाब होना था। अगर मैं वहाँ, क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते हैं, तो तैयारी का मतलब है कि आप 70 to 80% आगे आ चुके होते हैं। अगर आप तैयारी से वापस जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी से वापस जाते हैं, अगर आप इसके अलावा कुछ और भी करना चाहते हैं, तो आपको 70 to 60% जो आपने किया है उसके पीछे जाना पड़ेगा, तब आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बट मेरे उसमें जो परेशानी थी मेरी यही थी कि मेरे को कुछ और करना ही नहीं है, मेरे को यूपीएससी ही करना है। सर यूपीएससी के लिए बोला जाए तो पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है? मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेशेंस की, क्योंकि एक कहावत भी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजत 100 गणा ऋतु आए फल होए। तो मेरे को ये काफ़ी दिल पे ये बिलोंग करता है मेरे को, क्योंकि धीरे धीरे ये सब कुछ होता है। ज़रूर नहीं कि कोई एक अटैम्प्ट में हो जाता है क्वालिफाई, कोई नहीं हो पाता है, तो आई होप कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। सर इंटरव्यू के लिए तैयारी इसका मतलब आपने सेल्फ खुद से ही की है? जी ठीक है, तो सर कई बार क्या होता है स्टूडेंट मॉक भी देते, तो आपने खुद से ही तैयारी की, तो ऐसा आपको लगा तो नहीं कि मैंने कहीं कमी छोड़ी हो तैयारी करने में? नहीं मैम, लगता है क्योंकि सभी एरियाज़ आप नहीं फुलफ़िल कर सकते, ठीक है, तैयारी के लिए। बट हमें कहीं ना कहीं तो खुद पे कॉन्फिडेंस रहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, जितनी तैयारी की हमने दैट्स इनफ। सर अगर बात की जाए 5 जून को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि आप अच्छी तैयारी कीजिए, जो आपने नोट्स बनाए उन पर स्टिक रहिए, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए, जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको भी पढ़िए, और बार बार मॉक्स लगाइए जितना मॉक्स लगा सकते हैं, और अब जितना काम आप अपने आप खुद को रखेंगे आप, उतना ही वो आपके लिए 5 जून को काम आने वाला है। ओके, सो हमारी ऑडियंस से वो चाहेगी कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम ज़रूर है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।